सबसे पहले आप अपना नाम और बैकग्राउंड बता दें। जी, मेरा नाम श्रेया त्रिसल है। मैं बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर से हूँ और अभी फ़िलहाल मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज़म की पढ़ाई कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं फ्रीलांस एज ए मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट भी काम करती हूँ। जैसा कि अभी एक फ़िल्म आई है कश्मीरी फाइल्स, तो उससे रिलेटेड आप तो उस टाइम होंगे नहीं, पर आपने कभी अपने परिवार से कुछ स्टोरी सुनी है उसके बारे में कुछ ऐसे? जी बिल्कुल, मूवी का नाम कश्मीर फाइल्स है और मैं वो मूवी देखकर आई हूँ। मतलब करीबन 1-1.5 हफ़्ता हो गया है मुझे वो मूवी देखे हुए। एंड बिल्कुल जो उस मूवी में दिखाया है वो 110% करेक्ट है। ऐसा हुआ है और मतलब इससे बदतर हुआ है। मतलब मैं कहूँगी उस मूवी में सिर्फ 25% दिखाया गया है, उससे ज़्यादा हुआ है। और मेरे परिवार के साथ भी बिल्कुल ऐसा हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे 89 और 90s के बीच में जेनोसिज्म, एथनिक क्लेंसिंग और एक्सोडस हो रहा था कश्मीरी पंडित्स का। हम लोगों को, मेरे पेरेंट्स को या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को या हमारी पूरी कम्युनिटी को बोला गया था रलिव, चलिव या गलिव। ये एक स्लोगन है। इसका मतलब है आइदर कन्वर्ट, डाई और फ्ली। या तो इस्लाम कबूल कर लो, या तो भाग जाओ, या तो फिर यहाँ मर जाओ। और दूसरी चीज़ ये थी कि ये भी कहा जा रहा था और कुछ ऐसे स्लोगन्स भी कहे जा रहे थे, जैसे कि कहा था कि कशीर बनी पाकिस्तान बटो रुस्ती तो बटनियोसान, जिसका मतलब है कि कश्मीर पाकिस्तान बनेगा विदाउट कश्मीरी पंडित मेन बट विद देयर वुमेन। तो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे जो हालात थे बहुत ख़राब थे। मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे पूरे रिलेटिव्स हैं, मेरी कम्युनिटी है, उनको उस टाइम पे अपना सब घर छोड़ छाड़ के निकलना पड़ा। जैसे इस फिल्म में दिखाया गया सिर्फ कश्मीरी पंडितों की मतलब को उनको दिखाया गया, तो क्या इसमें कश्मीरी जो मुस्लिम है उनके साथ भी हुआ था, या फिर या उनकी वो हेल्प कर रहे थे, या इसमें दोनों बातें थी, हेल्प भी कर रहे थे और बचाव के लिए भी आ रहे थे? जी मैं अगर आपको बताऊं तो कश्मीरी जो वहाँ पे 89 और 90s का माहौल था, वहाँ पे तब ये कहा गया था कि ये पाकिस्तान बनेगा। ऑफ कोर्स विदाउट कश्मीरी पंडित एंड जो हिंदूज़ थे उन लोगों को भगाने की साजिश रची गई थी। और बिल्कुल बाहर से कोई नहीं आ सकता ना, बाहर से कोई आ नहीं सकता और आपको वहाँ से निकाल सकता है। ये जो लोकल सपोर्ट मिलता है कश्मीर में इन सब चीज़ों को अंजाम देने का, या टेररिज्म में जो लोकल सपोर्ट मिलता है, कोई बाहर से नहीं आया। लोकल्स ने ही नारेबाजी की हमारे खिलाफ, लोकल्स ने ही बोला कि निकलो, छोड़ो और या तो कन्वर्ट हो जाओ। और यासीन मलिक जैसे टेररिस्ट, या अगर हम बिट्टा कराटे की बात करें, या JKLF जिन्होंने स्टार्ट किया, या हिजबुल में जो अलग ग्रुप बना, ये सब किसने स्टार्ट किया? ये लोकल्स ने सपोर्ट किया। और मैं उन मुस्लिम्स की बात करना चाहूँगी, बिल्कुल हिंदूज़ तो मरे ही मरे क्योंकि वो हिंदूज़ थे, लेकिन मुस्लिम्स भी मरे जिन्होंने इंडिया का सपोर्ट किया। क्या इसको रोका जा सकता था? अगर गवर्नमेंट इस पे सही कदम उठाती तो इस चीज़ को रोका जा सकता है, और या फिर गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया? क्या कुछ ऐसा पता है आपको? देखिए उस टाइम पे सिचुएशन जो थी वो बहुत ज़्यादा टेंस थी। उस टाइम गवर्नर जो थे जगमोहन, और जगमोहन जी पे आज भी बहुत बड़ा एक दाग लगा हुआ है, जो मुझे पर्सनली बहुत गलत लगता है, क्योंकि वो अकेले क्या कर लेते। अगर जगमोहन जी उस टाइम पे नहीं होते तो मुझे लगता है हमारी कमेटी का, हमारी जो कम्युनिटी है उसका 50% नरसंहार हो गया होता। हम लोग बच्चे ही नहीं होते। उनकी वजह से हम जम्मू के कैंपों तक पहुंच गए। हाँ, उसके बाद बात की गई, गवर्नमेंट से बात की गई कि क्या कर रहे हो, क्योंकि पूरी दुनिया ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जो आजकल कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं जब कहीं भी दिल्ली में कुछ होता है या कश्मीरी मुस्लिम्स के लिए कुछ उनके साथ कुछ होता है, तो ह्यूमन राइट्स वाले या इंटरनेशनल मीडिया बहुत जल्दी आ जाता है उनकी बात करने। लेकिन हमारे बारे में कोई ऐसी बात की ही नहीं गई उस टाइम पे। बीजेपी गवर्नमेंट या कांग्रेस गवर्नमेंट सब सो रहे थे उस टाइम पे, अभी भी सो रहे हैं। हमारा बस यही मुद्दा है कि 32 ईयर्स हो गए हैं हमारे एग्जाइल को, हमारे एक्सोडस को, हमारे जेनोसिज्म को, हमारे एथनिक क्लेंजिंग को। हमें अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। हम लोग वापस कैसे जाएंगे जब हमारे कातिलों को, जिसने गिरजा टिक्कू का रेप किया, किसने किया, उसको वापस बुलाया गया, उसको ट्रैप किया गया। टीकालाल टेपलू को जिसने मारा, नाडी मर्ग वंधामा में 2-2 साल के, क्या वो सपोर्टर्स थे इंडिया के? एक 4 महीने का बच्चा इंडिया का सपोर्टर था जो उसको मारा गया। क्यों मारा गया? ये तो जो कट्टरपंथी सोच है, जो एक्सट्रीमिज्म है, ये जो रेडिकलाइजेशन है, इसकी वजह से उसको मारा गया।
तो बिल्कुल मैं ये बोलना चाहती हूँ उस टाइम पे उसको रोका जा सकता था, लेकिन अभी भी हमें गवर्नमेंट से बिल्कुल होप है, क्योंकि ये मूवी आई है इस टाइम पे, इसको पहले ही आ जाना चाहिए था। लेकिन अब जो ये मूवी आई है, तो जैसे ज्यूज़ ने अपना हॉलोकास्ट या अपना उनके साथ जो हुआ था वो उन्होंने कभी भूलने नहीं दिया। बिल्कुल हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बात सामने आई, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के बारे में किसी को आज तक पता नहीं था। इस फिल्म के पूरे मेन जो विलन है बिट्टा कराटे, उन्होंने ऑन कैमरा कबूल भी किया था कि हाँ मैंने मारे हैं, फिर भी उसके बाद भी हम देखते हैं कि वो कोर्ट से छूट जाते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि एक कंट्री, अभी अगर हम पहले की गवर्नमेंट्स की बात करें तो उस टाइम पे गवर्नमेंट का ये इकोसिस्टम होता था कि कश्मीरी हिंदूज़ की तो बात ही नहीं की जाती थी। उस टाइम पे ये होता था कि पीएम मनमोहन सिंह यासीन मलिक जैसे लोगों से जिसने को बोला है ऑन कैमरा कि मैंने स्क्वाड्रन लीडर राजेश खन्ना को मारा है, उनकी वाइफ आज भी गुहार लगाती है। मतलब पंडितों का तो छोड़ दो, लेकिन एक इंडियन आर्मी के एयरफोर्स ऑफिसर के, डिफेंस के एयरफोर्स ऑफिसर को मारा गया है, और उसके साथ अरुंधति रॉय उन जैसे लोगों को बोल रही है कि ये गांधी विद अ गन है, उन लोगों को दिल्ली में होस्ट किया जा रहा है। क्यों? सेपरेटिस्ट की बात सुनो, बिल्कुल सुनो, लेकिन आप टेररिस्ट से हाथ मिला रहे हैं, ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? बुरहान वानी जैसे लोगों को कश्मीर में हीरो बनाया। मैं नहीं चाहती मेरे कश्मीर में ऐसे लोग हीरो बने, मैं नहीं मानती ऐसे लोगों को हीरो, जो लोगों को मारने में बिलीव करते हैं, जो लोगों को कन्वर्ट करने में बिलीव करते हैं। हमारी गलती क्या थी? हमने तो गन्स कभी नहीं उठाए, कश्मीरी पंडितों ने, अभी भी 32 ईयर्स हो गए, हमने आज तक किसी के ऊपर ग्रेनेड नहीं किया, हमने किसी को नहीं मारा वापस। तो क्यों? मतलब ऐसी सोच कहाँ से आ रही है? इसकी हमें जड़ तक पहुँचना चाहिए। अगर आपको मौका मिले, अगर गवर्नमेंट ये कोशिश करे कि आपको दोबारा वहाँ पे लेके जाए, तो आप दोबारा जाना चाहेंगे वहाँ पे? देखिए बिल्कुल दोबारा जाना चाहेंगे, और 370 के बाद ये हमें आसार लग भी रहे हैं, लेकिन सबसे पहला मेन मुद्दा ये है, अगर हम वापस जाएंगे तो हमारी सेफ्टी, हमारी रिहैबिलिटेशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों के वहाँ से जो सेंटिमेंट्स हैं उनकी बहुत बुरी यादें हैं, जो जिस सिचुएशन में वो वहाँ से निकले थे। गिरजा टिक्कू का जैसे रेप हुआ था, टीकालाल टेपलू या जस्टिस नीलकंठ गंजू, नाडीमर, छत्तीस सिंह पूरा मैसाकर जो सब हुआ था, वो लोग वापस कैसे आएंगे जब उनको अश्योरिटी वहाँ के लोगों की मिलेगी सबसे पहले? क्योंकि आपको जब लोगों ने बैकबाइट किया है वहाँ पे, तो ये ह्यूमन नेचर पे एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। और दूसरी बात ये है कि पहले रिहैबिलिटेशन से पहले जस्टिस इम्पॉर्टेंट है। जब हमें जस्टिस की उम्मीद दिखेगी कि हाँ बिल्कुल इन लोगों को हैंग किया जा रहा है, यासीन मलिक तो जेल में पड़ा हुआ है, लेकिन क्या उसको तो गैलोज में भरना चाहिए ना? यासीन मलिक, बिट्टा कराटे, इन लोगों इनके साथ होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक सीन है जहाँ पे ये देखते हैं कि जिसमें फिल्म में बताया गया वो एएनयू है, पर उसको वो जेएनयू की तरह वहाँ पे, तो इसमें थोड़ा प्रोपेगेंडा सा नहीं लगता? देखिए आप मुझे एक बात बताइए कि जेएनयू के जो प्रोफेसर्स होते हैं, मतलब मैं सबका नहीं बोल रही हूँ, ऑफ कोर्स कहीं किसी यूनिवर्सिटी में मिस्चिफ एलिमेंट्स भी होते हैं, लेकिन वो 90% या 80% यूनिवर्सिटी ठीक होती है। बट अगर आप जेएनयू का इतिहास देखेंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे अरुंधति रॉय, इस मूवी में उनका भी आधा कैरेक्टर पोर्ट्रे किया गया। आप फैक्ट्स दे सकते हैं ना, मतलब अरुंधति रॉय जैसे लोग या उनके साथ हाथ मिला रहे, यासीन मलिक के साथ, चलो पंडितों का छोड़ दो, लेकिन जिसने एयरफोर्स ऑफिसर को मारा है, जो आपकी सुरक्षा करते हैं उन लोगों को मारा है, उसके साथ आप हाथ मिला रहे हो, ये क्या संदेश देना चाहते हो? मतलब मैं ये नहीं कह रही कि जेएनयू कि सारे बच्चे ख़राब है या सारे प्रोफेसर्स ख़राब है, लेकिन कुछ एलिमेंट जो है, जो मिसगाइडेड एलिमेंट्स है, जो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो अफजल गुरु के मतलब उनके हक में नारे लगाते हैं, या दूसरी बात जो जिनको सिर्फ एक ही साइड दिखता है, कश्मीर में कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ एट्रोसिटीज़ हो रही है, पंडितों की वो बात नहीं करेंगे क्योंकि वो उनके एजेंडा को सूट नहीं करता। अभी इस फिल्म से पहले भी इतने साल हो गए, फिर भी किसी ने इस पर बात नहीं की, तो ऐसा क्या रहा जो इस पर बात ही नहीं करना चाहते थे लोग? देखिए जैसे मैंने आपको जूस का बताया कि उनके ऊपर काफ़ी मूवीज़ बनी, उन्होंने कभी अपना हॉलोकास्ट भूलने नहीं दिया, वो हॉलोकास्ट मनाते हैं। और हम लोग कश्मीरी पंडित भी 32 सालों से पीट के हम 19 जनवरी को अपना एक्सोडस डे मनाते हैं, बलिदान दिवस मनाते हैं। हमने मेमोरियल पार्क्स बनाए हैं बीके गंजू के नाम पे। अगर आपने मूवी देखी होगी, एक इंजीनियर को जो मारते हैं स्टार्टिंग में, वो बीके गंजू की स्टोरी पे बेस्ड है। हम लोगों ने अपनी तरफ से हर चीज़ की, हमारी तरफ से एक्टिविस्ट आए, हमारी तरफ से जितने अच्छे लोग आ सकते थे सामने, एजुकेटेड लोग वो सामने आए। जब यासीन मलिक दिल्ली आया, उन लोगों ने नारेबाजी लगाई कि इसको आप कैसे होस्ट कर रहे हो। मतलब दिल्ली में आ रहा है नेहरू मेमोरियल में, और वहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं और उनको होस्ट कर रहे हैं। दिस इज़ अटर शेम।
एंड दिस इज़ वेरी डिस्गस्टिंग। ये आगे नहीं इसको सहना चाहिए और बिल्कुल इसके के लिए कुछ करना चाहिए। उससे पहले हम ये देखते कि उनको यहाँ पे बुलाया भी जाता था, जैसे इंडिया टीवी पर वो आके पूरा आपकी अदालत करके जाते हैं, और उस टाइम इतना इनको बुला के इतनी रिस्पेक्ट से बिठाया जा रहा था, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, अभी से कुछ समय पहले, मतलब काफ़ी समय की पहले की बात है, एक इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव हुआ था जहाँ पे उन्हें बुलाया गया था, सारे सेपरेटिस्ट लीडर्स। मैं अगेन बोल रही हूँ ना, सेपरेटिस्ट लीडर्स को बुलाओ, लेकिन टेररिस्ट को आप बुला रहे हो। फिर आनंद महिंद्रा जैसे लोग बोल रहे हैं यासीन मलिक इज़ अ पीसफुल पर्सन। आनंद महिंद्रा ने आदित्य राज कौल को, जो ट्रूथफुल जर्नलिज्म करते हैं, उन्होंने हमेशा मुसलमानों की भी आवाज़ उठाई है कश्मीर से और पंडितों की भी आवाज़ उठाई है। उनको आनंद महिंद्रा जी ने ब्लॉक कर दिया था उस समय पे, लेकिन अब जब उन्होंने ये मूवी देखी, उन्होंने उनको अनब्लॉक किया और माफ़ी मांगी। तो ये चेंज है आफ्टर द मूवी कश्मीर फाइल्स।